हम आपको लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अंतिम यात्रा की तैयारी जो है की जा रही है। जनरल रावत को अंतिम विदाई देने के लिए आज उनके घर पर जहां पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई के लिए उनके घर पर पहुंचे। इसमें तमाम दलों के नेता जो है वो शामिल रहे, बड़ी हस्तियां पहुंची और पूरे देश से लगभग जो लोग हैं वो आम नागरिक जो है वो पहुंचे उनके घर पर अंतिम इस विदाई के लिए। दिवंगत जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका की अंतिम यात्रा उनके आवास से शुरू होने जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद जो ये अंतिम यात्रा है इसको यहाँ से अब ले जाया जाएगा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बिल्कुल, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये फूलों से सजा हुआ वो ट्रक, इसमें पार्थिव शरीर दोनों के ले जाए जाएंगे और दिल्ली का कैंट इलाका जहां बरार स्क्वायर पर, वहां पर उनको अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिमल कुमार हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सरकारी आवास है जनरल बिपिन रावत का, 3 कामराज मार्ग वहां पर मौजूद हैं और साथ ही हमारी सहयोगी कुछ देर में जुड़ेंगी नीता शर्मा जो कि बरार स्क्वायर पर मौजूद है और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है कोमोडोर सी उदय भास्कर, निदेशक एसपीएस। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पहले हम परिमल का रुख कर लेते हैं जो कि वहां पर मौजूद है उनके आवास के बाहर। परिमल, यहाँ कुछ ही देर में यात्रा शुरू होने जा रही है। हम सुबह से देख रहे हैं किस तरह से विशिष्ट लोग तो पहुंचे ही पहुंचे। ये जनरल साहब की अपनी शख्सियत ही थे कि एक आम इंसान, आपने कई लोगों से बात की, कोई बारामूला से पहुंचा है, कोई जयपुर से पहुंचे है, हर कोई अंतिम दर्शन के लिए बेताब रहा है, उनको अंतिम झलक देखने के लिए। निश्चित तौर पे, और ये तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। किसी वक्त पार्थिव शरीर निकल सकता है और जो यहाँ से बरार स्क्वायर तक की दूरी है वो तय की जा सकती है। आप देखिए कि सड़कों पर अगर इधर आपको दिखाएं दूसरी तरफ, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखिए कि लगभग सब कुछ यहाँ पर तय है। सिर्फ पार्थिव शरीर को उनके आवास से निकलना है और उसके बाद ये जो दूरी है बरार स्क्वायर की, वो दूरी तय की जाएगी। पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, आप देखिए कि दूर दूर से आपको लोग अंदर भी नज़र आएंगे, वो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, उनको एक दायरे में सिमटा दिया गया है। इस सड़क पे पहले ट्रैफिक की आवाजाही थी, उसको बिल्कुल रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और आगे भी अगर आपको ले जाके दिखाएं जया, तो आगे भी आप देखिए कि ये पूरा इंतजाम है, जो ये पूरा कारवां निकलेगा उसके लिए ये पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। बैंड वगैरह भी अंदर में है और आप यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से ट्रकों पे सैनिक हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने बिपिन रावत साहब को याद किया था और नारेबाजी भी हुई थी, भारत माता की जय के भी नारे लागे थे। और यहाँ पर आपको इस तरीके से जहाँ पे मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स की व्हीकल नजर है और इस तरीके से यहाँ से कुछ वक्त में, ज़्यादा वक्त नहीं, अब कुछ वक्त में बरार स्क्वायर तक की दूरी तय की जाएगी। 3:30 बजे के आसपास ये बताया गया है कि वहाँ तक पहुँचा जा सकता है और वहाँ पहुँचने के बाद करीब 4:45 बजे अंतिम संस्कार होगा। कुछ फैमिली रिचुअल्स होंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से अगर आपको दूर से दिखाएं तो आप देख सकती हैं कि ये पूरी जो सड़क है, आप देखिए पूरी सड़क पे एक इंतजाम जो है उसको अंतिम रूप लगभग दे दिया गया है और कुछ ही वक्त में यहाँ से पार्थिव शरीर को बरार स्क्वायर तक के लिए ले जाया जाएगा। लोग अपने तरीके से याद कर रहे हैं। कई लोग ऐसे थे जया जो ये सोच कर आए कि वो शायद अंतिम दर्शन कर पाएंगे, श्रद्धांजलि दे पाएंगे, मिल पाया। वो लोग सिर्फ अब इस इंतजार में हैं यहाँ पर बाहर में खड़े कि दूर से ही सही, लेकिन वो अंतिम विदाई जो है अपने तरीके से दूर से ही देना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आए हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हैं। वो तो कुछ एक लोगों से हम बात करने में कामयाब हो पाए, बता पाए जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बात नहीं हुई और हर कोई दूर दराज के इलाकों से पहुंचा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर उस भीड़ को भी अगर आप दिखा पाए, अगर कैमरा ऊपर करके दिखाएं तो इधर आपको दिखेंगे लोग जो कैमरे के पीछे भी हैं और दूसरी तरफ भी हैं। दोनों तरफ लोगों का एक जमावड़ा है, वो शख्सियत को लेकर जिनसे एक जुड़ाव लगाव वो महसूस कर रहे थे। और अब जब अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो 3 कामराज मार्ग है, सरकारी निवास स्थान जनरल बिपिन रावत का, वहाँ पर पहुँचे हैं।
जी जी बिल्कुल। तो इससे पहले जब वहां पर पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लोग आए, वहां पर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए आए, तब भी परिमल आपने दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वहां पर जमा हुए और लगातार ये सिलसिला जितने वक्त जो दिया गया था उसमें चलता रहा। कमोडोर उदय भास्कर साहब, आपको यहाँ पर लाना चाहेंगे। अब आखिरी क्षण है अंतिम यात्रा के, यहाँ से जो आखिरी यात्रा है जनरल रावत की वो शुरू होगी। अब यहां से आगे आप समझाइए, सैन्य सम्मान के साथ जो है उनको विदाई दी जानी है, 17 तोपों की सलामी वहां पर दी जाएगी और 800 जो है वो सैनिक इसमें शामिल रहेंगे। अभी जैसे आपके परिमल जी ने बताया है कि जो सेरेमनी के मुताबिक हर एक जो कदम है उसको टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से वो लिखित रूप में होगा। और ये जो पूरा अभी कॉटेज जो है, ये जो गाड़ी में जो रावत साहब और उनकी पत्नी के जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, ये बरार स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद एक सैनिक कार्रवाई या सेरेमनी होगा, क्योंकि ये भारत के पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं। उस पद की अपनी एक परंपरा है। तो जैसे पहले बताया गया है संख्या के बारे में, फौज के तीनों अंग से, यानी कि स्थल सेना जिसके वो अध्यक्ष रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने से पहले, वायुसेना तथा नौसेना, तीनों फौज के कंटिंजेंट होगा और साथ साथ इनके पद के मुताबिक जो पॉल बेरर्स कहते हैं, जो कि उनको बिल्कुल अंत तक उठा के ले जाएंगे गाड़ी से जब उनके मॉर्टल रिमेन्स को उतारा जाएगा। और उस वक्त फौज के परंपरा के मुताबिक सेरेमनी होगा। आपने बताया है कि 17 गन का वहां पे सैल्यूट भी होगा और उसके बाद जो फौज की रीत है, 2 प्रकार के ब्यूगल के ऊपर ट्यून्स जो हैं वो प्ले करेंगे। एक जिसको लास्ट पोस्ट कहा जाता है और उसके बाद कुछ समय के बाद जो हर एक चीज, जैसे मैंने कहा है कि इसकी बहुत ही बारीकी तरीके से इसको प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन है। एक दूसरा ट्यून होता है जिसको रेवेली कहते हैं। तो ये आम तौर पे फौज का परंपरा रहा है, पर जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब हम सेरेमनी की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, अभी तक भारत के लिए ऐसा हादसा नहीं हुआ है। ऐसा यानी कि यही है इसकी विडंबना कि रावत साहब रहे भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। किसी ने शायद कल्पना नहीं किया होगा, जो भी योजक हैं जिनको यह जिम्मेदारी सौंप दिया गया है, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए किस प्रकार का सेरेमनीज तय किए जाएंगे। तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि सीडीएस के ऑफिस के लिए, सीडीएस के जो पोजीशन में रावत साहब थे, कि उनको इस प्रकार का मिलिट्री फ्यूनरल का तैयारी भी करना होगा जी। और आज हम उसी को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सीडीएस महोदय का अंतिम संस्कार हो रहा है। जया जी। जी, कॉमोडोर भास्कर, यहाँ हम सीधी तस्वीरें उनके आवास से दिखा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर अब उनके आवास से बाहर लेकर आया जा रहा है और ये यात्रा अब यहाँ अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। तमाम लोग सुबह से ही वहां पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन के लिए। वो और उनकी पत्नी मधुलिका, उनका पार्थिव शरीर जो है आगे ले जाएगा। ये अंतिम यात्रा आगे जाएगी और लगातार हम वो पूरा रूट भी दिखा रहे हैं मैप के जरिए कि किन किन रास्तों से होकर ये गुजरेगी। एक नम आंखों से पूरा देश उनको आज विदाई दे रहा है। पहले सीडीएस 1 जनवरी 2020 को उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था और देश के पहले सीडीएस वो बने थे और
इस तरह से यूं जाना हर किसी को खल रहा है। एक बेहद जुझारू वो बतौर एक वंदे मातरम। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत माता की जय वंदे मातरम के नारों के साथ अब जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत हो रही है जनरल बिपिन रावत की। अब यहाँ से बरार स्क्वायर जो है ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो लास्ट राइट्स हैं और सैन्य सम्मान के साथ उनको पूरा किया जाएगा। नीता हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहाँ पर। नीता, वहाँ पर किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और कौन कौन शख्सियतें जो हैं वहाँ पर मौजूद? फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही जो तबिश ये लास्ट राइट्स जो हैं वो फॉर्मर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जो हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे। जहां फॉरेन जो हैं शोर से भी उनके साथी जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया पहुंच चुके हैं, जिनमें सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं जो फ्रेंडली कंट्रीज के हैं वो भारत पहुंच चुके हैं, नई दिल्ली पहुंच चुके हैं अपने दोस्त जनरल बिपिन रावत को आखिरी बार गुड बाय करने के लिए। इसमें श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, कमांडर ऑफ श्रीलंकन आर्मी हैं, एडमिरल रविंद्र हैं जो फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके कोर्समेट रहे हैं, सीडीएस के कोर्समेट रहे हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में और उनके बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। इसके अलावा भूटान से भी ब्रिगेडियर दोरजी जो डिप्टी चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर हैं रॉयल भूटान आर्मी के, वो यहाँ नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। नेपाल से भी लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्णा करकी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो इक्विवेलेंट होते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेपाल आर्मी के, वो भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश से भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आया है, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन बांग्लादेश नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं जनरल बिपिन रावत को आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए। यहाँ पर बंदोबस्त जैसा कि क्योंकि काफी वीवीआईपी डिग्निटरीज जो हैं वो शामिल होंगे लास्ट राइट्स में, तो ऑब्वियसली बंदोबस्त जो है वो बहुत कड़ा है। जैसे कि आप अभी बता रहे थे वो 2 बजे वहां से निकल चुके हैं अपने घर से और पूरे रास्ते में लोग जो हैं उनके बारे में जो जिस तरह से हम देख रहे हैं लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल है धीरे धीरे लोग आना अभी फिलहाल शुरू हो रहे हैं। 4 बजे तक ये जो बिपिन रावत हैं और उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पर पहुँचेंगी, यहाँ पर उनके जो लास्ट राइट्स हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे। तबिश नीता, ये जो सफ़र है अब इनके घर से लेकर बरार स्क्वायर तक का, ये दूरी को भी आप थोड़ा समझा पाएँ कि ये जो रूट है उसमें कितना वक्त लगेगा, कब तक जो इनके ये अंतिम यात्रा है ये बरार स्क्वायर तक पहुँचेगी? ये
धौला कुआं से होता हुआ ये जो रूट है वो प्लान किया गया है और ये कंटोनमेंट एरिया है। अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा सके, ये दिल्ली का कंटोनमेंट एरिया है जहाँ पे बरार स्क्वायर, जहाँ पर ये क्रिमेशन होना है। पूरे मिलिट्री ऑनर्स से उनको आखिरी बार जो है विदाई दी जाएगी। जो ऑलरेडी हमें पता है तवेश, जो हम कल भी कई बार जिसका जिक्र कर चुके हैं, अनटाइमली जो है उनका डिमाइस हो गया और उनके साथ साथ बाकी के जो 12 अफसर थे उनका भी जो है आखिरी जो डिमाइस हो गया और उनकी सबकी फैमिलीज। कल जब मैं वहां पर खड़ी हुई थी टेक्निकल एरिया में, जो एक बहुत हार्ट रिंचिंग विजुअल्स होते हैं, सबके बच्चे वहां पर पहुंचे हुए थे। जनरल साहब की दोनों बेटियां भी वहाँ पे पहुंची हुई थी। एज अ डॉटर अगर मैं बोलूँ तो सडनली किसी एक बेटी के दोनों माँ बाप चले जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो लोग भी लास्ट गुड बाय वहाँ पे सेरेमोनियल, हालांकि गुड बायज थी, उन्हें रिसीव करने आए हुए थे। खुद प्रधानमंत्री भी वहाँ पर पहुँचे थे, रक्षा मंत्री भी पहुँचे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पहुँचे थे। तबिश जी बिल्कुल नीता, ये अपने आप में, ये भी अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। उनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगता है कि यहाँ पर तमाम विशिष्ट लोग, सेना से जुड़े लोग और एक आम इंसान भी जब उनसे जुड़ रहा है तो उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचे हैं उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए। अब ये काफिला उनका अंतिम दर्शन की ये यात्रा निकल पड़ी है उनके आवास से, और ये वो अंतिम क्षण है, वो अंतिम पल है जब पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनको अंतिम विदाई दे रहा है। और ये यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। हमारी सहयोगी गीता शर्मा मौजूद है। परिमल भी हमारे सहयोगी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो न सिर्फ सैन्य अधिकारी वहां पर हैं, सेनाओं के मेंबर हैं, बल्कि जो आम लोग हैं वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क पर भारी संख्या में मौजूद हैं। और ये जनरल रावत की अंतिम यात्रा जो है उसकी अब यहाँ से शुरुआत हुई है, उनके घर से। अब यहाँ से बरार स्क्वायर तक का ये यात्रा जो है ये जानी है। ताबिश, हमारे साथ परिमल भी जुड़ गए हैं जो वहीं मौजूद है जहां से यात्रा निकल रही है। परिमल, वहां किस तरह का माहौल है? यहाँ बैठकर हम स्टूडियो में सुन पा रहे हैं अमर रहे के नारे लग रहे हैं और वंदे मातरम सुनाई पड़ रहा है। आप वहां मौजूद है, दिखाएं। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग पैदल भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। आगे का दृश्य भी हमने दिखाया जाए आप तक। और अब जाकर जो है यहाँ से बरार स्क्वायर के लिए अंतिम यात्रा जो है वो निकल गई है। और यहाँ पे तमाम लोग हैं जो पैदल भी हैं। हालांकि ये पहले से कहा गया है कि बीच में कोई अवरोध पैदा ना हो, इसके लिए सड़कों को खाली रखें, क्योंकि 3:30 तक का वक्त दिया गया था 2 बजे के हिसाब से। यानी मोटे तौर पे 3:45 बजे के आसपास ये लोग बरार स्क्वायर तक की दूरी तय कर पाएंगे, जो भी लोग हैं और पार्थिव शरीर के साथ जा रहे हैं। तो 3:45 का वक्त होगा, उसके बाद कुछ फैमिली रिचुअल्स होंगे। लेकिन अभी के दृश्य से आप समझ सकती हैं, झंडों के साथ नारेबाजी और जयकारा के नारे लगाते जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। और ये अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। और ये अब जो है ये अंतिम यात्रा निकल चुकी है जनरल बिपिन रावत की, जो बरार स्क्वायर तक जाएगी, जहाँ पे
हमारी सहयोगी नीता शर्मा भी हैं। और जो तय कार्यक्रम था कमोबेश उसी के हिसाब से चीजें होती हुई दिख रही है। हालांकि 2 बजे का वक्त बताया गया था, थोड़ी बहुत देरी जरूर होती है, तो 15-20 मिनट की देरी जरूर हुई है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा आए थे जया। लोगों के आने का सिलसिला बहुत ज्यादा था, चाहे वो खास हो चाहे आम हो। तो वजह ये भी रही कि देरी हुई, और उसके बाद ये पूरा गाड़ियां जो है वो धीरे धीरे करके इस पार्थिव शरीर के साथ अंतिम यात्रा में ये सारी गाड़ियां निकल रही हैं। बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर जो दूरी तय करेंगे बराड़ स्क्वायर की। और अब जो है वो करीब 4:45 का वक्त औपचारिक तौर पे बताया गया था जब वहाँ पे अंतिम संस्कार होगा। उसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन अब जाकर आखिरकार यहाँ पर से जो अंतिम विदाई है जनरल साहब की वो लोगों ने यहाँ पर दी है। भारत माता के जयकारे के नारे हों, चाहे बिपिन रावत अमर रहे, इस तरीके के नारे हों, वो लगातार यहाँ पर गूंजता रहा। कमोडोर उदय भास्कर भी हमारे साथ हैं। भास्कर जी, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि देश के पहले जो है CDS थे जनरल रावत, और ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमें इस तरीके से जो है लास्ट राइड्स भी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब जब ये यात्रा निकल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो खुद को जोड़ रहे हैं, वो साथ में चल रहे हैं इस सफ़र में। और जो सैन्य सम्मान के साथ जिस तरीके से सैनिकों को सम्मान दिया जाता है वो तो यहाँ पर होना ही है, लेकिन लोगों के कनेक्ट को आप यहाँ पर कैसे देख रहे हैं? कि मेरी आवाज अगर पहुंच रही है साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे देश में एक लहर है, दुख का लहर है। और जिस प्रकार से यह हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था और खास टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश में जानकारी भी फैल गया था, और वो जो दृश्य हैं वो सब देखते हुए है एक प्रकार का जो नेशनल ग्रीफ जो है, जो मॉर्निंग है, उसका हम प्रतिबिंब देख रहे हैं। और किसी भी फ्यूनरल, चाहे वो मिलिट्री फ्यूनरल हो या किसी और प्रकार का जो पब्लिक फ्यूनरल होता है किसी भी देश या समाज का, उसका एक कहा जाता है कि एक कैथार्टिक रोल होता है। यानी कि जितना दुख लोग महसूस करते हैं, जो भी उनका संदर्भ हो, जो गुजर गए हैं। आज सवेरे हमने बहुत ही दुखदपूर्ण दृश्य हमने देखा, जबकि लीडर साहब के संदर्भ में उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी जो वो बयान दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया कि कल पालम एयरपोर्ट में जब रावत साहब और बाकी लोगों का पालम एयरपोर्ट में उनके मॉर्टल रिमेन्स आए थे, जनरल साहब की बेटियां वहां पे थी। और ये जो हादसा है, ये जो इनॉर्मिटी ऑफ ग्रीफ जिसको कहते हैं, उसको एक प्रकार से जो कथारसिस या उसको मैं कहूंगा कि कम करने के लिए या एक प्रकार का शांति प्राप्त करने के लिए ये पब्लिक फ्यूनरल का एक भूमिका होता है। और इस वक्त जहां तक बिपिन रावत साहब का जो व्यक्तिगत जो हम देख रहे हैं, लोगों के अंदर जो भावना जी, एक तो सॉरी जी जी कहिए। मैं यही कहना चाहता हूं जय जी कि प्रतीकात्मक रूप से भारत के अंदर फौज जो संस्थान है, लोग उसको बहुत मानते हैं, उसको बहुत इज्जत देते हैं। और शायद हम निष्कर्ष यही कह सकते हैं कि पिछले साल गलवान के अंदर जो भी हुआ है, देश के सामने जो चुनौतियां आई हैं, जिस प्रकार से देश इसको सामना करने की कोशिश कर रही थी, उसमें जनरल बिपिन रावत का एक प्रमुख भूमिका रहा है। क्योंकि एक वो सिंबल बन गए थे, एक प्रतीक बन गए थे। और उस दायरे में शायद उनका जिस प्रकार से अभी क्रैश हुआ है, देहांत जो हुआ है,
बिल्कुल। और जो कॉमरेड देश भास्कर, यहाँ पर जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, एक नेशनल ग्रीफ, एक शोक की लहर पूरे देश में ही देखने को मिल रही है और पहले सीडीएस थे और इस तरह से यूं जाना हर किसी को खल रहा है। ऐसे वक्त में जबकि चीन हो, पाकिस्तान हो, सीमा पर किस तरह का तनाव लगातार बरकरार रहता है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में तीनों सेनाओं की कमान उन्होंने संभाली हुई थी, उनका जाना आप उनको किस तरह से याद करेंगे? उनकी कमी आज के दौर में अभी फिलहाल कह सकते हैं कि पूरी कर पाना बेहद मुश्किल है। जया जी, मैं यही कहूंगा कि जो भी रावत साहब को जो काम सौंपा दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी और उनके पॉलिटिकल लीडरशिप में, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में एक बहुत भारी जिम्मेदारी थी। रीऑर्गेनाइजेशन और जो जॉइंटनेस और थिएटर कमांड वगैरह की जो हम बात करते हैं, तो आज शायद उचित नहीं है उसको बारीकी तरीके से हम समीक्षा करें, पर यही मैं कहूंगा कि उन्होंने जो काम शुरुआत किया है उसको सफलता तक, मंजिल तक पहुंचाना एक राष्ट्रीय चुनौती भी है और जिम्मेदारी है, ताकि जो भी सुरक्षा के लिए जो वो कर रहे थे कि हम उसको पूरा कर पाए। जया जी। कॉमरेड भास्कर, एक सवाल मैं और ये जानना चाह रही हूँ, जब से सीडीएस का ये पद उन्होंने कार्यभार संभाला, कार्यशैली के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या कुछ अंतर आया? क्योंकि हम जानते हैं उससे पहले वो सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। ऐसे में एक चुनौती का जिक्र आपने भी किया है जो कि अब देश के सामने होगी। जया जी, देश के सामने चुनौती जरूर है। अगर आपके जो सिटिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस प्रकार से वो चले जाते हैं तो एक प्रकार का वॉइड तो है, वो स्थान अभी खाली है। तो ये जिम्मेदारी को सौंपने के लिए सरकार जरूर सोच विचार करेंगे, पर जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि शायद इस वक्त समय उचित नहीं है जी, और शायद इस प्रकार के मुद्दों को हम कल या परसों उठा सकते हैं जी, जबकि आज के कार्रवाई पूरा हो जाएगा। भैया जी। भास्कर साहब, अगर रावत साहब के हम सफर को देखना चाहें तो कितना इनका बेहतरीन सफर रहा है, ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पिता जो है वो भी सेना में थे, लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर उनके पिता रहे, उसके बाद वो खुद सेना प्रमुख रहे 5 साल करीब 2016 से 19, और ये वो वक्त रहा जब कई सारी चुनौतियों का हमने सामना किया और कई सारी उपलब्धियां जो उनके नाम रही हैं। साहब, जहां तक बिपिन रावत साहब का जो व्यक्तिगत जो प्रोफाइल है, वो एनडीए से पास आउट हुए थे, मैं भी एनडीए से पास आउट हुआ था, हालांकि मैं उनसे कुछ साल पहले, उम्र में ज्यादा है मेरा। तो वो एनडीए के बाद आईएमए गए थे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और वहां पे उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। यानी कि उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि छोटे ही उम्र में जैसे कि उनका कैडेट का ट्रेनिंग का समय खत्म हुआ था, वो बड़े एक काबिल अफसर बनने के उनके अंदर वो पोटेंशियल थी। और ये बात भी बहुत खास है कि वो सेकेंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर रहे हैं। उनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल रावत, वो स्थल सेना के डेप्यूटी चीफ बने थे। और जहां तक, हालांकि मैं उनको जश्न का ये जश्न है राष्ट्रीय। वो कैप्टन साहब से लेके अलग अलग जो भी उनको जिम्मेदारियां रास्ते में सौंपा दिया गया था, हर एक रैंक के मुताबिक अपने बटालियन को कमांड करने के अलावा ब्रिगेड कमांडर रहे। अंतरराष्ट्रीय माहौल में उन्होंने यूएन मिशन के अंदर काम किए थे उन्होंने, और साथ साथ आर्मी कमांडर भी रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ खास ऑपरेशंस को कंडक्ट किए थे, और 3 साल उन्होंने स्थल सेना का जो अध्यक्षता है, एक बहुत ही खास चुनौती भरा हुआ समय पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। और उसमें दोबारा चाइना का जिक्र आता है, डोकलाम वगैरह, और उनकी पूरी जो कॉम्पिटेंस
उनका जो प्रोफाइल सब चीज देखते हुए ये एक बहुत खास मैं कहूंगा पहलू है उनके बारे में कि भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने जो सीडीएस का निर्णय 20 साल तक नहीं लिया गया था, उन्होंने सीडीएस बनाने का जब निर्णय किया था कि बिपिन रावत साहब को हैंड पिक किया था, यानी कि वो स्थल सेना के अध्यक्ष था, जैसे उनका वो टेन्योर खत्म हुआ बिल्कुल अगले दिन जनवरी 1 तारीख था 2020 में उनको सीडीएस बना के ये जिम्मेदारी सौंपा दिया गया था। जॉइंटनेस, थिएटर कमांड और मिनिस्ट्री के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बना के उनको सेक्रेटरी भी बनाया था, यानी कि बहुत जिम्मेदारियां, बहुत जटिल जिम्मेदारियां उनको दिया गया था। और ये मैं कहूंगा कि उनके जो लक्षण है, व्यक्तिगत लक्षण, जो क्वालिटीज हैं, उनका एक प्रतिबिंब है कि देश ने उनको इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया था। बिल्कुल, आपने व्यक्तिगत लक्षण और उनकी पर्सनालिटी की जो बात की, हमारे सहयोगी परिमल कुमार आज जब उनके सरकारी आवास के बाहर थे, बहुत से लोग अलग अलग राज्यों से ताबिश उनकी लाइन कट गई कॉमोडोर भास्कर की, तो परिमल जो है बहुत लोगों से उन्होंने बात की, जिसमें कि जम्मू कश्मीर बारामूला से भी कुछ लोग आए थे और वो सेना से जुड़े हुए नहीं थे, वो सिविलियंस थे। और जब उनसे परिमल ने ये पूछा कि आप इतनी दूर से आए हैं, तो उन्होंने बोला उनका ऐसा रिश्ता रहा है एक आम नागरिक से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो अपनाए जाते थे और जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते थे, वो उनकी शख्सियत की एक बहुत बड़ी खासियत बताई जाती है। बिल्कुल, और यही वजह भी रही बड़ी, और दूसरा ये भी कि हमारे देश में एक परिवार की तरह जो है सब चीज़ों को समझा जाता है। आदमी हमारा परिवार है सबका, और लोग काफ़ी इस गम को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के हादसे की उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी, जिसमें हमने अपने जवानों को खो दिया। 13 लोगों की जान जो है चली गई हेलीकॉप्टर इस हादसे में। हमारे साथ हमारे मेहमान जो है वो बने हुए हैं भास्कर साहब। भास्कर साहब, इस हादसे के बारे में अगर हम थोड़ा चर्चा करना चाहें तो, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में वो सफ़र कर रहे थे वो काफ़ी सुरक्षित था, और इस तरीके के हादसे जब होते हैं तो जाहिर है कोई उम्मीद नहीं की जाती। साहब, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय वायुसेना के तरफ से एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ट्राई सर्विस बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उन्होंने स्थापित किया है, और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, जो भी कारण है हेलीकॉप्टर क्रैश का, कि उसको एक्सपेडिशियसली, वो जो भी इसके कारण था, जो भी उनका असेसमेंट है, तो वो उसके ऊपर बहुत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स उनको मिल गया है, तो मुझे लगता है कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो भी हमारे योजक हैं, जो भी वायुसेना के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस पूरा हादसे का रिकंस्ट्रक्शन करते हुए कुछ शायद हमें और सही प्रकार से बता पाएंगे कि ये क्रैश का कारण क्या हो सकता है। तब तक एक विश्लेषक होते हुए मैं यही दोबारा कहूंगा कि किसी प्रकार के अटकलें या स्पेकुलेशन इस वक्त शायद जल्दबाजी होगा, पर जांच के बाद ही हम शायद कुछ नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इसमें क्या क्या सबक है, खास जब हम हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की बात करते हैं। और उसमें एक और खास वर्ग है जिसको वीवीआईपी या वीआईपी स्क्वाड्रन की जो मूवमेंट होती है, उसमें क्या क्या सबक हमको एक देश के तहत से सीखना चाहिए। पर जब तक ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो कंक्लूजन या वो हमें नहीं बताएंगे, शायद हमको इस वक्त कुछ भी स्पेकुलेशन करना उतना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, वो वायुसेना का वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को सुबह से ही दिखा रहे हैं, जब से वो ट्वीट किया गया है। उसमें ये भी बताया गया कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर का जब हादसा शुरू हुआ, उसके बाद से ही जांच शुरू कर दी गई और आज वायुसेना के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की टीम वहां पर
मौजूद थी। और जो ट्वीट का आप भी कॉमोडोर भास्कर जिक्र कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि भारतीय वायुसेना ने 8 दिसंबर को हुए दुखद हेलीकॉप्टर हादसे के कारणों की जांच के लिए तीनों सेनाओं के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है और जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और कारणों को सामने लाया जाएगा और तब तक जान गंवाने वालों की गरिमा का सम्मान करते हुए बेबुनियाद अटकलों से बचना चाहिए। तो हम उस पर जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन बार बार हम क्योंकि उनकी शख्सियत का भी जिक्र कर रहे हैं कॉमोडोर, यहाँ पर आपसे कनेक्ट हमारा बीच में टूट गया था, संपर्क टूट गया था। मैं यही बता रही थी ताबिश से जब हम बात कर रहे थे स्टूडियो में कि हमारे सहयोगी परिमल कुछ लोगों से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो जम्मू कश्मीर की बारामूला से आए थे और उनका कहना था कि एक कनेक्ट वो फील करते थे। वो सिविलियंस थे, वो सेना से जुड़े हुए लोग नहीं थे और वो सिर्फ अंतिम दर्शन उनको देखने के लिए आए थे। एक CBM जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, तो उसमें बहुत एक अच्छी उनकी एक पहुंच थी लोगों तक, कह सकते हैं। बिल्कुल साहब, मैं कहूंगा कि जैसे आपके रिपोर्टर साहब ने भी बताया है, सवेरे से जो भी मैंने देखा है टीवी के माध्यम से, देश के अलग अलग प्रांतों से लोग दिल्ली पहुंचे हैं और वो एक बार बिपिन रावत साहब को अपना जो अंतिम लास्ट जो फेयरवेल है और उनकी जो रिस्पेक्ट पे करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और जिन्होंने भी बात किया है उन्होंने यही कहा कि उनके लिए जो भी उन्होंने रावत साहब को या टेलीविज़न के माध्यम पे अगर देखा है या जिन लोगों ने उनके साथ पर्सनल कुछ कनेक्ट रहा है जबकि वो सर्विस में थे, दो उनके लक्षण बार बार लोगों ने जिक्र किया है, याद किया है। एक, उनका जो पर्सनल जो कनेक्ट है, यानी कि किसी भी भारत के जो नागरिक रहे हैं या फौज के कोई भी फौजी रहा है, वो छोटे से वर्ग से लेके जहां भी उनको मौका मिला वो लोगों से बात करते थे। और शायद आप जानते भी होंगे जया जी की अगर आप मीडिया की बात करें, बार बार यही कहा जाता है कि रावत साहब रिपोर्टर्स के नाम तक पहचानते थे जी। और उनसे पूछते, क्योंकि उनका संपर्क या उनके साथ जो कांटेक्ट कई सालों से रहा है। तो ये इनका एक, मैं कहूँगा, व्यक्तिगत या पर्सनल क्वालिटी था, कनेक्टिंग विद द इंडिविजुअल। साथ साथ वो काफी हंसमुख थे और ये मुझे याद है जब भी मैं भी उनसे मिला हूँ, ये बहुत ही यानी कि चेयरफुल प्रकार से लोगों से बातचीत करते थे। और दूसरा, उनका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है, अभी जैसे आपके बरार स्क्वायर के रिपोर्टर ने बताया है, आप देखिए अगर हम इसको प्रांतीय जो दायरे में देखें, जो बाकी देशों के जो अफसर हैं, सीनियर अफसर, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल देखिए, क्योंकि रावत साहब गोरखा पलटन के अफसर रहे हैं, जनरल साहब रहे हैं, भारत के स्थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं और पारंपरिक रूप से भारत के स्थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो नेपाल के स्थल सेना का अध्यक्ष माना जाते हैं। तो वो भी एक खास रिश्ता है नेपाल के साथ। तो चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो और बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, जितने भी अभी जो मैसेजेस आए हैं कॉन्डोलेंस के जी, अलग अलग देशों से आया है। और ये मैं कहूँगा कि एक प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन है कि उनकी जो प्रोफाइल है और भारत के CDS का जो मान्यता है, उसकी जो मर्यादा है, उसका भी एक वो पहचान है। तो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ एक जो स्वभाव था उनका, वो भी था जो लोगों को जोड़ता था उनसे। और यही एक वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है लोग आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और हर कोई बस चाहता था कि आखिरी बार जो है वो उनको श्रद्धांजलि दे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पर सड़कों पर जमा हैं। नीता हमारी सहयोगी बरार स्क्वायर पर मौजूद हैं। नीता, बताइए वहाँ पर क्या देख पा रही हैं आप? तबिश, यहाँ पर जो फुल मिलिट्री ऑनर्स से जो है आज लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाएंगे जनरल साहब के, जनरल बिपिन रावत के। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लेड डाउन प्रोटोकॉल है उसमें 12 ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी, नेवी,
एंड एयरफोर्स रैंक के ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट जो हैं वो विजिल ड्यूटी कर रहे हैं और कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं, विजिल कर रहे हैं जो मॉर्टल रिमेन्स हैं जनरल साहब के। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 6 अफसर, 2 जो होंगे आर्मी से होंगे, 2 नेवी से, 2 एयरफोर्स से, जिनका रैंक होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इक्विवेलेंट, वो नेशनल फ्लैग बेयरर्स होंगे। रीथ लेइंग डाउन के लिए भी एक प्रोटोकॉल जो है वो लेड डाउन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, उसमें रीथ्स जो हैं ले डाउन किए जाएंगे। विजिटिंग डिग्निटरीज के जो हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे वो आके यहाँ पे बरार स्क्वायर में करेंगे। जो सेरेमोनियल बैटरी है वो 2233 फील्ड रेजिमेंट जो है वो गन कैरेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। आप अगर देख पा रहे होंगे तो जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं तबिश, वो आने शुरू हो गए हैं, एक एक करके अलग अलग देशों से जो हैं वो आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो कई फॉरेन जो इंडियन फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे जो लोग आ रहे हैं लास्ट गुड बाय कहने के लिए, जिसमें श्रीलंका शामिल है। वहां से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड कमांडर ऑफ श्रीलंकन आर्मी आ रहे हैं। साथ में फॉर्मर ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल साहब के कोर्स मेट रहे हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में और उनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। भूटान से भी जो हैं वो डिप्टी चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर्स रॉयल भूटान आर्मी के आ रहे हैं। नेपाल से भी रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल बाल कृष्णा जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जिसका जो पद होता है वो इक्विवेलेंट होता है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वो यहाँ आ रहे हैं। बांग्लादेश से लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उस जमान प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेस डिवीजन बांग्लादेश, वो यहाँ पर आ रहे हैं। इससे जैसे पहले मैं आपको बता रही थी कि जो गन कैरेज है वो सेरेमोनियल बैटरी ऑफ 2233 फील्ड रेजिमेंट जो है वो उनको देगी। 99 रैंक्स जो हैं आर्मी से, नेवी और एयरफोर्स से, यानी 33 मेंबर्स जो ट्राई सर्विसेज बैंड है वो परफॉर्म करेगा इन फ्रंट ऑफ द एस्कॉर्ट। जब वो एस्कॉर्ट लेकर आएगा यहाँ तक, टोटल 800 सर्विस पर्सनल जो होंगे वो अटेंडेंस में होंगे मिलिट्री फ्यूनरल में सीडीएस साहब के। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो सीडीएस साहब को गन सैल्यूट दिया जाएगा वो भी एज पर लेड डाउन प्रोटोकॉल्स दिया जाएगा। तो पूरे इंतजाम जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और की तरफ से किए गए हैं। इंतजाम पूरे यहाँ पर हैं, बंदोबस्त जो है वो पूरा हो चुका है। वीवीआईपीज जो हैं वो आएंगे। जहां तक टाइमिंग का सवाल है, टाइमिंग्स के बारे में भी जो जानकारी है वो आ गई है। अभी उनकी, जैसे आप बता रहे थे कि जो बॉडी है वहां से निकल गई है, जिसमें बताया जाता है कि 3:30 बजे तक बरार स्क्वायर में जनरल साहब की बॉडी आ जाएगी। 3:30 से 4 बजे तक जो रीथ लेइंग सेरेमनी है, क्योंकि अलग अलग लोग आए हुए हैं, विभिन्न देशों से भी लोग आए हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज से भी आए हुए हैं, तो रीथ लेइंग होगी। 4 से 4:15 तक वीवीआईपी जो हैं वो रीथ लेइंग करेंगे और 4:15 से 4:30 तक जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो फैमिली रिचुअल्स हैं, क्योंकि हमारे धर्म में काफी फैमिली रिचुअल्स भी होते हैं, अंतिम विदाई के समय वो किए जाएंगे। लगभग 4:45 के आसपास जो है आखिरी बार उनको जो है विदाई दे दी जाएगी। ये अभी तक से जो एक शेड्यूल है वो रिलीज किया हुआ है उसके मुताबिक। तबिश जी नीता, वो उनका काफिला भी दिखा रहे हैं, वो अंतिम यात्रा जो चल रही है लगातार वो हम दिखा रहे हैं, बरार स्क्वायर तक पहुंचेगी और जैसा कि आप बता रही हैं 4:45 बजे का वो वक्त होगा जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नीता, यहाँ पर अब ये माना जाए, जैसे कि आप बता रही हैं फॉरेन डिग्निटरीज वहाँ पर है, जिस तरह से सैन्य सम्मान देने की वहाँ तैयारियां हैं, जो वीवीआईपीज का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि सुबह हमने देखा उनके आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर तमाम नेता वहाँ पर पहुंचे थे। तो अब जहाँ पर ये सैन्य सम्मान दिया जाएगा तो वहाँ पर वो लोग नहीं होंगे, सिर्फ सेना से जुड़े हुए लोग होंगे या फिर फॉरेन डिग्निटरीज ही होंगे, ये माना जाए? यहाँ पर अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, फॉरेन जो रिप्रेजेंटेशंस है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, अलग अलग कंट्रीज से, जिसमें श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है, वहां से रिप्रेजेंटेशंस आए हैं। कई उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, कई उनके बैचमेट्स हैं, कई उनके जो उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज में जिन्होंने उनके साथ जो हैं प्रोग्राम्स किए थे वो भी शामिल हैं। साथ में वीवीआईपीज तो ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि
इस ट्राई सर्विसेज को लीड करते थे। तो यूनिफॉर्म मेन, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं, यहाँ पे किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, अगर मेरे कैमरा पर्सन अशोक महाले थोड़ा सा दिखा पाए कि किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। यूनिफॉर्म मेन जो हैं वो ऑलरेडी अटेंडेंस में हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि वो 3:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे एज पर द जो एक शेड्यूल जो है वो रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो रीथ लेइंग सेरेमनी है वो 3:30 और 4 बजे से शुरू होगी। 4 से 4:15 तक मेरा सवाल ये था कि जिस तरह हमने देखा जैसे ही दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर उतरे तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, तो अब ये वो वक्त है जबकि अब अंतिम विदाई का वक्त आ रहा है। तो क्या अब राजनीतिक हस्तियां उस कार्यक्रम से ये जब अंतिम विदाई दी जाएगी वो दूर होंगी और सिर्फ सैन्य सम्मान जब हो रहा होगा तो सेना से जुड़े लोग होंगे? ये मेरा सवाल था। इसमें जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रोटोकॉल लेड डाउन है उसमें वीवीआईपीज ही ओनली लिस्टेड है। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो हैं वो ऑलरेडी कामराज मार्ग पे अपने लास्ट रिस्पेक्ट जो हैं वो पे करके आ चुकी हैं। यहाँ पे क्योंकि ये सेना के हेड ऑफ वो हैं ट्राई सर्विसेज चीफ हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रोटोकॉल के तहत ही जो अलाउ किया जाएगा वो यहाँ पे शामिल होंगे, लेकिन डिग्नेटरीज का आना संभव है। फॉरेन डिग्नेटरीज जो हैं वो ऑलरेडी पहुंच रहे हैं। जी नीता, एक बार और आप दर्शकों के लिए हमारे ये समझा दें कि अब जब ये पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद जो लास्ट राइट्स हैं वो किस तरीके से प्रोटोकॉल क्या कहते हैं उसको परफॉर्म किया जाएगा? तबिश, जो प्रोटोकॉल है एज पर जो डिफेंस का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली जनरल बिपिन रावत को जो है 12 अफसर जो हैं जब से उनके मॉर्टल्स जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं। 6 ऑफिसर्स जो हैं वो 2 ईच फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। रैंक जो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा, वो फ्लैग बेरर्स होंगे। रीथ्स जो हैं वो लेड डाउन किए जाएंगे बाय विजिटिंग डिग्नेटरीज, और जो मॉर्टल रिमेन्स हैं laid in the state and will also be laid at the Barar Square। यहाँ पे जो वो है उनके लास्ट रिमेन्स लाए जाएंगे। साथ में जो सेरेमोनियल बैटरी ऑफ 2233 फील्ड रेजिमेंट जो है वो उन्हें गन कैरेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। 99 रैंक्स के जो अफसर होंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से, यानी 33 मेंबर्स अलग अलग फोर्सेस के जो होंगे वो बैंड में परफॉर्म करेंगे और वो उनको फ्रंट एस्कॉर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे जब वो एज अ रेयर एस्कॉर्ट जब तक उनका काफिला यहाँ पर नहीं आ जाता। एज पर डिफेंस जो एक उन्होंने प्रोटोकॉल निकाला है उसके अकॉर्डिंगली 800 सर्विस पर्सनल्स जो हैं वो अटेंडेंस में होंगे मिलिट्री फ्यूनरल में। सीडीएस साहब को हेलो जी, तो नीता जो है जानकारी यहाँ पे सरदार पटेल पे जो पार्थिव सरदार पटेल मार्ग पे हम फिलहाल हैं और यहाँ पे पार्थिव शरीर पहुँच रहा है और लोग जगह जगह इसी तरीके से खड़े हैं सड़कों के किनारे और नारे जो है भारत माता की जय या बिपिन रावत के को लेकर जो है वो नारे जो है यहाँ पर बुलंद किए जा रहे लोगों की तरफ से। आप देखिए एक एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और पूरा ये काफिला जो है जो पार्थिव शरीर को लेके जा रहा है वो आप देख पा रहे होंगे सीधे तौर पर एक जो रास्ता जो रूट बनाया गया था उसी रूट के हिसाब से ये गाड़ी जो है फिलहाल सरदार पटेल मार्ग को क्रॉस कर रही है। इसके बाद धौला कुआं है, दिल्ली कैंट है और दिल्ली कैंट के बाद बरार स्क्वायर की वो जगह है जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह पे इसी तरीके से कमोबेश लोग जो हैं वो इसी तरीके से स्वागत कर रहे हैं या फिर श्रद्धांजलि अपने तरीके से अर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं अंतिम विदाई को लेकर। और यहाँ पर आप देखिए कि एक एक चीज आपको तस्वीरें ज्यादा कुछ बयां करेगी कि किस तरीके से लोग कुछ पैदल भी चल रहे हैं, कुछ गाड़ियों में भी है और यहाँ पर पूरा जो है वो जो बिपिन रावत का पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार के लिए बरार स्क्वायर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो गाड़ियों का एक लंबा काफिला आपको पीछे भी और आगे भी दोनों तरफ नजर आएगा। ये लोग जो है वो रास्ते भर में हमने देखा कि जगह जगह इसी तरीके से लोग खड़ा है जो सीधे तौर पे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, आर्मी को लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो एक श्रद्धांजलि होती है वो किसी एक तबके तक नहीं सिमटी हुई है क्योंकि बात सेना की है और इसी लिहाज से एकजुटता सीधे तौर पर दिख रही है।
लोगों की, जो हर कोने से, हर जगह से यहाँ पे पहुंचे हैं। दिल्ली में चाहे अलग अलग इलाकों की बात हो या देश के अलग अलग कोने से बात हो, वो यहाँ पर अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा एक लंबी दूरी तक एक पूरा काफिला आपको नजर आएगा, जो दूर तक गाड़ियां हैं और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी, जिसमें जो आर्मी के जवान हो, चाहे आर्मी हो, नौसेना हो, थल सेना, जो वायुसेना हो, उसके जवान आपको नजर आएंगे। उन्हीं की पूरी गाड़ियां इस काफिले में आपको नजर आ रही होंगी। और दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो देखिए कि ये लोग एक लाइन से कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से पोस्टर्स लेके, और यहाँ पर देखिए कि वो जो है, ये सुनिए कुछ देर अगर नारे आप जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। विपिन जी का नाम रहेगा। तो जगह जगह यही स्थिति है, जगह जगह पर यही स्थिति है, क्योंकि रूट पहले से बता दिया गया था। हालांकि ये दरख्वास्त जरूर की थी दिल्ली पुलिस ने कि आप जो है वो रास्ते पे किसी तरीके का अवरोध ना पैदा करें, लेकिन तब भी लोग अपने जज्बातों को लेकर सड़कों पर हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि अब धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर आपको चीजें नजर आ रही होंगी। अब धौला कुआं के आसपास हम कह सकते हैं, उस दूसरी तरफ अगर कहें, यहाँ पे भारत माता के झंडे भी आपको नजर आएंगे, देख रहे होंगे आप, लोग झंडे लेकर आए हैं, बैनर्स लेकर आए हैं। और दूसरी तरफ धौला कुआं का इलाका है, जो धौला कुआं है उसका इलाका है, और वहां के बाद दिल्ली कैंट, और दिल्ली कैंट के बाद बरार स्क्वायर, ये पूरी दूरी जो है वो तय की जाएगी। लोगों को अगर दिखाएं एक बार आजम, आप एक लाइन से अगर आप दिखाएं कि इस तरीके से लोग जो है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहे, जनरल रावत अमर रहे। ये समझ सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? मोतीबाग। मोतीबाग। हाँ जी। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? हम जी सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। सुबह से? आपको रास्ता पता था इसी वजह से? हाँ जी। आप लोग सब मोतीबाग से ही हैं? हाँ जी, हम सराय रोहिल्ला किशनगंज से आए हैं। हाँ जी, सराय रोहिल्ला। सराय रोहिल्ला किशनगंज। देखिए मोतीबाग, सराय रोहिल्ला। मोतीबाग से है। हाँ? मोतीबाग से है। कहाँ से? मोतीबाग। मोतीबाग, आनंद पर्वत। आनंद पर्वत। आप समझ सकते हैं कि 3-4 लोगों से बात की है, अलग अलग इलाके से लोग हैं, और ये बता रहे हैं कि सुबह से वो खड़े हैं, क्योंकि रूट की जानकारी पहले से हो गई थी। तो मुमकिन है कि 10-11 बजे के आसपास से ये खड़े हों यहाँ पर, और अब धीरे धीरे करके ये लोग छटने भी शुरू हो जाएंगे, हटने शुरू हो जाएंगे, ट्रैफिक का रास्ता भी खोल दिया जाएगा। अब जो है पार्थिव शरीर को धौला कुआं के आसपास वो पहुँच गया होगा, और अब से कुछ वक्त बाद वो बरार स्क्वायर पहुँच जाएगा पार्थिव शरीर, जहाँ पे जो रिचुअल्स हैं वो पूरा करने के बाद अंतिम संस्कार जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का किया जाएगा। परिमल, एक बड़ा काफिला जो है वो साथ में चल रहा है इस अंतिम यात्रा में, जैसे कि आपने भी तस्वीरों के जरिए दिखाया, और सड़क के किनारे भी लोग जो है खड़े हुए नजर आए, लेकिन साथ साथ पीछे अपनी गाड़ियों से भी तिरंगा लेकर लोग चल रहे हैं। और अगर हम यहाँ से इस दूरी को थोड़ा समझना चाहें तो कितना और वक्त जो है वो लगेगा यहाँ से बरार स्क्वायर पहुंचने में? इसको करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी है ताबिश, जहां से निवास स्थान की बात करें, जो सरकारी आवास स्थान है जनरल बिपिन रावत का, और वहां से बरार स्क्वायर की दूरी करीब 7-8 किलोमीटर के 8 किलोमीटर के आसपास है। और ये सिर्फ आप इन लोगों से, अगर कुछ लोगों से बात की तो उसमें पता चल गया कि वो किस किस इलाके से आए हैं। कोई मोतीबाग से आया है, कोई आनंद पर्वत से आया है। आप सदर बाजार से आए हैं, चांदनी चौक। अब आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए। कभी मुलाकात हुई है बिपिन रावत से या सिर्फ उसके बाद? जी नहीं, कभी मुलाकात नहीं। कितने बजे से हैं यहाँ? 12 बजे से। 12 बजे से हैं यहाँ पे, और जब तक श्रद्धांजलि नहीं दी तब तक हम यहीं रहेंगे। अब श्रद्धांजलि दे दी है और हमारे जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की बात है वो इसलिए पहुँचानी ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। मुलाकात नहीं है, लेकिन एक जज्बा है, एक देश प्रेम है, जिसके नाते ये लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। करीब 12 बजे से, कोई और उससे पहले से आया है। तो ये बताने की कोशिश है कि कोई एक तबके तक, कोई एक इलाके तक चीज़ें नहीं सिमटी हुई है, क्योंकि बात जब सेना की होती है तो सम्मान के लिए ये तमाम लोग अपना वक्त निकाल कर अपने तरीके से याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, साथ में खड़े होने के लिए यहाँ तक की दूरी तय करके पहुँचे। बिल्कुल, और यहाँ पर एक आम इंसान की भावनाएं इन नारों के रूप में गूंज रही है। जनरल साहब अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और ये
काफिला लगातार इन नारों से गूंजता हुआ पहुंच रहा है, धीरे धीरे बरार स्क्वायर की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद थे, दिखा रहे थे कि किस तरह से काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और लाइनें लगी हुई हैं। लोग, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एक आम नागरिक जो है भागते दौड़ते, हर कोई इस काफिले से जुड़ता रहना चाहता है और अंतिम क्षणों तक अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता है जनरल साहब को। तो अब ये सफ़र धीरे धीरे जो है बरार स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई जो है वो जनरल साहब को दी जाएगी। देश के पहले CDS बिपिन रावत की अंतिम यात्रा जो है, अंतिम सफ़र की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और इस आखिरी सफ़र में 17 तोपों की सलामी के साथ जो है ये सफ़र पूरा होगा। 800 जवान जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। तीनों सेनाओं की तरफ से जो है इसमें शिरकत की जाएगी और अब बस थोड़ा इंतज़ार किया जा रहा है। ये जो सफ़र है वो पूरा होगा थोड़ी देर में, उसके बाद वहाँ पर जो रिचुअल्स हैं वो पूरे किए जाएंगे और करीब 4:45 बजे तक ऐसा कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। ऊपर ये जाम में ही है भाई। ताबिश तमिलनाडु के कुन्नूर में नीलगिरी हिल्स पर जहां पर ये हादसा हुआ, ये घटना घटी थी, उन तस्वीरों को अगर लोग नहीं भुला पा रहे तो इन तस्वीरों को भी नहीं भुलाया जा सकता। किस तरह का प्रेम लोगों के दिल में जनरल साहब के लिए था और यहाँ पर इस हादसे में उनकी पत्नी भी शिकार हुई हैं। दोनों का पार्थिव शरीर धीरे धीरे अपनी अंतिम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है और तमाम लोग उनसे जुड़ रहे हैं। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। 4:45 बजे का वो वक्त होगा जब बरार स्क्वायर दिल्ली छावनी में, कैंट में, वहाँ शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तस्वीर जहाँ पर जनरल रावत का वो वाहन आपको नज़र आ रहा है जिसमें पार्थिव शरीर को जो है इस अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप बरार स्क्वायर की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर तमाम इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। फॉरेन डिग्नेटरीज भी वहाँ पर हैं और तीनों सेनाओं की तरफ से जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और बस अब इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जो अंतिम यात्रा है ये अब से कुछ ही देर में जो है बरार स्क्वायर वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पर फिर जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये आप सफ़र देखिए जहां जनरल रावत के घर के बाहर से अब से कुछ देर पहले तक हमारे सहयोगी परिमल वहां पर मौजूद थे जब वक्त दिया गया था लोगों को कि वो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दें। तब से ही एक लोगों का हुजूम वहाँ पर नज़र आया। लगातार बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे थे। न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग, जो बड़ी हस्तियाँ हैं वो वहाँ पर आ रही थी, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो है लोग वहाँ पर पहुँचे। उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते थे जनरल रावत, तो वहाँ से तो लोग बड़ी तादाद में थे ही और कुछ वैसा ही नज़ारा आप देखिए इस पूरे सफ़र के दौरान। सड़क के एक किनारे पर हर जगह पर लोग जो है पहले से तैयार थे आखिरी इस विदाई के लिए, आखिरी सफ़र में साथ खड़े होने के लिए। और क्योंकि पहले से रूट जो है वो बता दिया गया था, हालांकि ये भी कहा गया था कि इस रूट में आप बीच में मत आइएगा क्योंकि इसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग देखिए अपनी तरफ से शिरकत करने के लिए, अपनी तरफ से जो जुड़ाव है उसको जाहिर करने के लिए लगातार इस पूरे सफ़र में सड़क की तरफ नज़र आए और नारों के साथ। यहाँ ताबिश गौर कीजिए, जब से ये काफिला चला है उनके घर से, उनके आवाज़ से, तब से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन पूरे व्यवस्थित तरीके से, कहीं भी कोई अवरोध या किसी तरीके का ऐसा कि काफिले के आगे बढ़ने में कोई रुकावट हो, वो कहीं देखने को नहीं मिल रही। बावजूद इसके कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं,
यहाँ पर हम नारे भी सुन रहे हैं। एक जुड़ाव, एक आम जनता के मन में जो जुड़ाव जो है वो हर कोई महसूस कर पा रहा है। तो देश के पहले सीडीएस जनरल रावत की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस कुछ मिनटों का इंतज़ार जो है वो यहाँ पर अब है ये यात्रा पूरी होने में, और इसको बरार स्क्वायर जो है पहुँचना है, जहाँ पर आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा और करीब 5 बजे के आसपास, 4:45 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। नीता शर्मा बरार स्क्वायर पर ही मौजूद है। नीता, यहाँ पर कितने बजे तक ये काफिला पहुंचने की उम्मीद लग रही है और क्या कुछ आगे का वहाँ पर कार्रवाई होगी, क्या कुछ प्रोटोकॉल्स होंगी, सैन्य सम्मान में क्या कुछ होगा, बताएं। जय, यहाँ पे 3:30 बजे के आसपास जो एज पर जो शेड्यूल निकाला गया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो पार्थिव शरीर जनरल साहब का पहुँच जाएगा। आप देख पा रही होंगी जो विजुअल्स, किस तरह से अरेंजमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। रूट जो है वो लगा हुआ है, जैसा कि खुद परिमल बता रहे थे कि पूरे लाव लश्कर और पूरे सम्मान के साथ उन्हें यहाँ पे लाया जा रहा है। पूरे सर्विसेज के जो लोग हैं यहाँ पर हैं। ऑलरेडी फॉरेन डिग्निटरीज, कई फॉरेन डिग्निटरीज जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई जनरल साहब के फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने उनके साथ नेशनल डिफेंस कॉलेज में कोर्स किया था। कई बाकी के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनमें श्रीलंका से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो कमांडर ऑफ श्रीलंका आर्मी रहे हैं। साथ में एडमिरल रविंद्र रहे हैं जो रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके कोर्स मेट रहे हैं एनडीसी में। भूटान से रिप्रेजेंटेशन है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है। तो जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, क्योंकि सीडीएस का रोल इतना बड़ा होता है, ट्राई सर्विसेज को वो हेड करते थे, तो उनका जो इंटरेक्शन था विद फॉरेन डिग्निटरीज, विद फॉरेन मिलिट्री पावर्स, वो बहुत ज़्यादा रहता था, स्पेशली जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ। तो वो लोग सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बड़े भी देश हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, रशिया हो, उन्होंने सब ने अनटाइमली डिमाइस ऑफ जनरल साहब, सीडीएस जनरल साहब के बारे में जो है वो दुख जताया है। कल हमने देखा था, कल जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचता था, उन्हें लेने खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ट्राई सर्विसेज के जो हेड्स हैं, साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंचे थे। अभी तक 4 जो बॉडीज हैं उनकी शिनाख्त हो चुकी है, बाकी जो हैं वो अभी भी बेस हॉस्पिटल में हैं। साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जो पहचान है वो की जा सके, क्योंकि चॉपर क्रैश इतना भयानक था कि बॉडीज जो हैं वो झुलस गई थी। तो जो 4 बॉडीज आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें जनरल साहब की और उनकी वाइफ की बॉडी भी थी। आज उनका यहाँ पे जो है वो फ्यूनरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 5 बजे के आसपास जो है लास्ट जो उनकी जो फ्यूनरल जो उसको आग लगा दी जाएगी, उसको मतलब उसको लास्ट राइट्स परफॉर्म कर दिए जाएंगे। साथ में हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो फैमिली है वो भी जो है वो अपना आधे घंटे जो अपने रिचुअल्स हैं, हिंदू धर्म में काफ़ी रिचुअल्स होते हैं। जनरल साहब की 2 बेटियां हैं जो कल वो वहाँ पर पहुंची थी एयरपोर्ट पर, टेक्निकल एयरपोर्ट पर उन्हें लेने। फैमिली मेंबर्स बहुत आए थे, सभी के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे। सभी ने सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। रक्षा मंत्री थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहाँ पर थे। सबकी फैमिलीज मिली और एक दूसरे के साथ जो है वो खेद जताया, दुख जताया। जनरल साहब की फैमिली जो 2 बेटियां हैं, एज अ डॉटर अगर मैं कहूँ तो सडनली उसका जो पूरा उसका दुनिया है वो खत्म हो गई, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स उसने एकदम से लूज कर दिए। बाकी जो ब्रिगेडियर लेदर हैं उनकी बेटी भी 12वीं कक्षा में पढ़ती है, वो भी वहाँ पर आई हुई थी अपनी माँ के साथ। बाकी लोगों के परिजन भी वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने लास्ट जो रिस्पेक्ट्स हैं वो दिए थे। रक्षा मंत्री पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि ट्राई सर्विसेज की जो इन्वेस्टिगेशंस है वो टाइम बाउंड मैनर पर इस इंसिडेंट पर की जाएगी कि क्यों ये एक इतना जो एक वॉर हाउस हॉर्स माना जाता है, जो हेलीकॉप्टर ये वॉर हॉर्स माना जाता है सेना का, वो इस तरह के एक्सीडेंट में जो है वो क्रैश हो गया।
ये जो M17V5 है, ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टेरेन्स में और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टाइम में यूज़ किया है। इनफैक्ट अफ़गानिस्तान में US उसको जो है वो उड़ाना चाहता था, तो इतना टफ और वॉर हॉर्स इसको नाम दिया गया था। लेकिन ये जो क्रैश हुआ है उसे लेकर कई सवाल उठे हैं, जिसके रिजल्ट्स जो हैं, जिसके आंसर्स जो हैं, जवाब जो हैं, वो इंक्वायरी में ही सामने आएंगे कि क्या वेदर के कारण हुआ या कोई टेक्निकल स्नैक था जिसके कारण इतना बड़ा जो हादसा है। कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है, टोटल 13 लोग जो हैं वो शहीद हो गए एक हादसे में। कई परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया। यहाँ पर धीरे धीरे करके जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं वो भी पहुँच रहे हैं, जो साथ में VVIPs हैं, जो उनके जानने वाले हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रीथ लेइंग सेरेमनी जो है, जब शव यहाँ पर पहुँचेगा, बताया जाता है 3:30 के आसपास यहाँ पर पहुँचेगा। 3:30 से 4 बजे तक जो रीथ लेइंग, एक प्रोटोकॉल के तहत रीथ लेइंग जो है वो स्टार्ट होगी। VVIPs जो आएंगे के लोग हों, ये काफिला अंतिम विदाई के साथ देने के लिए बहुत सारे लोग साथ में भी दौड़ रहे हैं। हमारे साथी जो राजीव रंजन है, वो अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछ पाएंगे कि ये कौन से लोग हैं जो बहुत देर से लगातार उस ट्रक के साथ जिसमें पार्थिव शरीर है उसके साथ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग आपको सेना ने हालांकि इस बात के लिए कहा था कि सड़कों पर भीड़ ना लगाएं, लेकिन बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं जिनको किनारे नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, रिटायर्ड हैं, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। विनोद जी, आपसे समझना चाहता हूँ साहब कि भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है और इस नुकसान की भरपाई इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगी। किस मायने में उनका कंट्रीब्यूशन, रावत साहब का जो योगदान है सेना के लिए, वो आप याद करना चाहेंगे? और उन्होंने क्या ऐसा नया किया, परिपाटी शुरू की इस सेना के अंदर, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा? देखिए, उनका जो योगदान था वो काबिल तारीफ है, और वो एक स्ट्रेटेजिक लीडर थे, एक विजनरी थे, एक थिंकिंग जनरल थे। अगर आप उनका जो शुरुआती कैरियर भी देखें तो एक तो वो ऐसी आर्मी बैकग्राउंड से आते थे, उनके फादर खुद जनरल थे इंडियन आर्मी में, और सोर्ड ऑफ ऑनर से वो पास आउट हुए, और जिस तरह से उन्होंने बटालियन कमांड की, ब्रिगेड और डिवीजन और बाकी फॉर्मेशंस कमांड की, और बाद में वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, तो उनके अंदर एक ऐसी विजन थी। और उन्होंने ये जाना, देखिए, क्योंकि जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे तब उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंस की है, जो पैसों की होती है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो बजट का हिस्सा है वो चला जाता है पे एंड अलाउंसेस में, या जो हमारी मैन पावर है उसमें, और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा हमारे पास बचता नहीं था। तो उन्होंने ये देखा कि भाई अगर हम कुछ जो इक्विपमेंट है या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसको इंट्रोड्यूस कर दें, या जो मॉडर्न वॉरफेयर या जो मॉडर्न साइन्यूज ऑफ वॉर है, अगर उनको इंट्रोड्यूस करें तो हम मैन पावर को काट सकते हैं। क्योंकि अब वो ज़माने तो लग गए जब वो तलवार भाले और इनसे लड़ाई हुआ करती थी, अब तो इट इज़ ए डिजिटल वॉरफेयर। तो ही मेड ए प्लान वेयर मैन पावर वॉज कट डाउन एंड दैट मनी वॉज टू बी प्लोड बैक इन गेटिंग द इक्विपमेंट एंड मॉडर्नाइजिंग द आर्मी। तो ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान है जो देखा जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए, अभी उन्होंने थिएटराइजेशन ऑफ कमांड पे बात की। आप देखिए, अभी 7 आर्मी की कमांड है, 7 एयरफोर्स की कमांड है, और करीब 3 नेवी की कमांड है, तो करीब 17 कमांड बन जाती है। तो उन्होंने ये देखा कि भाई थिएटराइजेशन, क्योंकि अभी देखिए जो रिसोर्सेज थी वो सारी फ्रेटर्ड अवे थी, रिसोर्सेज वो सब फैली हुई थी। तो उन्होंने ये देखा कि भाई अगर हम इनको इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में हमको 3 फायदे होंगे। पहली बात,
जो मैन पावर वो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वही एक काम हर एक सर्विस अलग अलग कर रही थी। दूसरी चीज़, जो नेशनल असेट्स हैं वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे। और तीसरी देखिए, अगर आप 17 की जगह 3 कमांड कर देते हैं थिएटर कमांड, तो हमारा कितना पैसा बचता है एज फार एज पे एंड अलाउंसेज आर कंसर्न। तीसरी चीज़, जो हमारा नेशनल पंच है, जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस का नेशनल पंच है, उसकी जो मार होगी या उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। और जो डिले होती है, क्योंकि मैं खुद कारगिल वॉर में रहा हूँ, तो जिस तरह से इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन में जो ऑपरेशंस में डिले होती है उसको कट डाउन किया जा सकता है। तो थिएटराइजेशन में उन्होंने 2 लैंड जो थिएटर कमांड्स थी उनका प्रोपेगेट किया, एक एयर डिफेंस कमांड जो एयरफोर्स को जानी है, और एक मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक कमांड का उन्होंने प्रोपेगेशन किया जो नेवी को जानी थी। तो बड़ा एक बैलेंस व्यू था। दूसरी चीज़, उन्होंने ये भी देखा कि भाई अब जो हमारी रण कौशल है या जो युद्ध नीति है वो बड़ी ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है, और जो टैक्टिकल बैटल एरिया है या जो बैटल एरिया के समीकरण है वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं, क्योंकि जब से कंप्यूटर्स आ गए हैं, जब से डिजिटलाइजेशन आ गया है और जो नया वेपन इक्विपमेंट का प्रोफाइल है वो आ गया है, तो उन्होंने कहा कि हमें एक लीन और थिन, अगर आपको मराठा वॉरफेयर के बारे में मैं ले चलूँ तो वहाँ शिवाजी का सबसे बड़ा हथियार था कि उनकी जो आर्मी थी इट वाज अ लाइट आर्मी। इसीलिए भारतीय सेना में अभी भी एक मराठा लाइट इन्फेंट्री के नाम से एक पलटन जारी जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कॉन्सेप्ट है उसको लाया जाए, उसमें जो डिविजन्स हैं उनकी जगह जो ब्रिगेड ग्रुप्स हैं उनको बनाया जाए, और वो स्विफ्ट होंगे, उनकी स्पीड अच्छी होगी, उनकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर होगी और उनकी मारक क्षमता ज़्यादा बेहतर होगी। उन्होंने उनको टेस्ट बेड पे टेस्ट किया और वो एक कारगर जो कॉन्सेप्ट है या रण जो कौशल है या युद्ध प्रणाली है उसमें साबित हो रही है। तो ये 2 चीज़ें जो उन्होंने जिनका सृजन किया वो उनको हमेशा इसके बारे में याद किया जाएगा, और ये उनका विशेष योगदान है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए। आपने इतने करीबी से चूँकि चीज़ों को देखा है, इसलिए आप उन चीज़ों को बता पा रहे हैं दत्ता साहब, जो शायद कई बार हम लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। और आज जब जनरल विपिन रावत नहीं रहे हैं तो उनकी ये जो कमी है वो सेना को भी खलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि वो एक सोचने वाले जनरल थे, सिर्फ रण कौशल या युद्ध में बहादुरी एक चीज़ ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उतनी दिमाग की भी ज़रूरत होती है, उतने सोचने वाले एक लीडरशिप की भी ज़रूरत होती है। हमारे साथ विंग कमांडर अरुण आचार्य भी हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि बेबाकी थी एक विपिन रावत साहब में, और वो अपने शब्दों में कोई परहेज नहीं करते थे। वो जब चीन के बारे में कुछ कहना चाहते थे तो खुल के कहते थे। कई बार ऐसा लगता था कि वो डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि इन चीज़ों में संभलने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि संभल के बोलना चाहिए या ऐसा बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने शब्दों से परहेज नहीं करते थे। उन्हें जो महसूस होता था कि यही सही है वो शायद बोल पाते थे। जो फौज के लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है, जो स्ट्रेट पहली बार में जो हमें समझ में आता है वो कहते हैं। जनरल साहब हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी थे और ना केवल वो अपने निर्णयों के कारण बहुत जाने जाते रहेंगे आगे तक भी, साथ में ही वो एक बहुत अच्छे केयरिंग वरिष्ठ रहे हैं। मेरा एक बार उनसे मिलना हुआ है, तब मैं सेवानिवृत्ति ले चुकी थी और मैं उनसे श्रीलंका में मिली थी। मैंने जब उनको कहा जय हिंद सर, तो वो अपने आप आगे बढ़ाए, कोई प्रोटोकॉल का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उन्हें लगा कि इस दूर देश में कोई मुझसे जय हिंद कह रहा है, मतलब वो कोई सेना का ही व्यक्ति रहा होगा। तो मैंने उनको बड़े करीब से उस दिन देखा और उनको बहुत ही स्नेही एक वरिष्ठ पाया। तो ये तो उनका पर्सनल एक व्यवहार था, लेकिन निर्णयों में जैसा कि हमने ब्रिगेडियर दत्ता को सुना कि उनका निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल साफ थी। जो लॉजिस्टिक्स जिसको युद्ध में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, क्योंकि कहीं पर भी रसद की सप्लाई या खाने की सप्लाई, सेना इसी पर चलती है, तो उसके लिए इस थिएटर कमांड की बहुत जरूरत थी और वो उस राह में आगे बढ़ चुके थे। और सीडीएस का जो पद है वो हमारे सेना को
डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से, रक्षा मंत्री से सीधा जोड़ता है। तो इसके कारण बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक हैंगअप्स थे वो हट गए। तो उनका वहां होना सेना को हर तरह से फायदेमंद था और उनका इस तरह से जाना एक बड़ा लॉस है। और मुझे ऐसा लगता है कि शो विल गो ऑन, काम तो होगा, लेकिन नींव के पत्थर की तरह जनरल बिपिन रावत को हम हमेशा हमेशा अपनी यादों में रखेंगे, उन्हें हमेशा याद करेंगे। और उम्मीद थी कि वो अगर होते तो काम बहुत तेजी से चलता। अब देखिए आगे चल के थिएटर कमांड तो बनेगी, लेकिन हम उसको किस शेप में पाएंगे वो भी एक देखने की बात होगी। जी अभिषेक, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अब ये जो हर्ष वैन है ये धीरे धीरे बरार स्क्वायर की ओर बढ़ती हुई जहां पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। एक जो चीज़, जैसे आप पूरा मैप देख रहे हैं, इस पूरे मैप में जब ये आखिरी जर्नी जब हो रही थी उसमें आप देखिए कितने लोग साथ में चल रहे हैं। इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ एक फौजी नहीं थे, शायद वो जो बोलते थे, जिस किस्म का प्रभाव रखते थे लोगों पर, उसकी वजह से एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ है जो आप ज़मीन पर देख रहे हैं कि लोग साथ साथ में चल रहे हैं तिरंगा लिए। अगर उन्हें पीपल्स जनरल कहा जाए तो शायद ये गलत ना हो। जैसे कि आप देखें, इन्हीं तस्वीरों में देख लीजिए कैसे एक हुजूम सा उठ चला है और जो हर्ष वैन है उसके साथ साथ ये हुजूम चल रहा है। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए अक्सर एक जज्बात देश का ज़रूर रहता है फौजियों के साथ, लेकिन उसका इस तरीके से उमड़ करके आना और दिखना और प्रदर्शित होना, ये अपने आप में बताता है जनरल की लोकप्रियता के बारे में, ना केवल सत्ता में या जो पावरफुल लोग हैं उनमें, बल्कि लोगों में भी। हाँ बिल्कुल संकेत, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जिस तरह का जन उन्माद, जिस तरह का जन सैलाब, या मैं अगर सुनामी कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, वो अगर देखने को मिल रहा है तो वो ये दर्शाता है कि वो कितने पॉपुलर थे, वो कितने लोकप्रिय थे और उन्हें देश के बारे में कितना प्यार था। और देखिए किसी तबके से मैं अगर एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूँ, मैंने देखा कि इंसान ही नहीं, मैंने कुछ पेट्स को भी देखा सड़क पे चलते हुए, वो भी उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। और एक पेट जो दर्शाता है लॉयल्टी को, जो दर्शाता है इंटेग्रिटी को, जो दर्शाता है डिटर्मिनेशन और डॉगिडनेस को, वो भी उनका साथ और उनकी विदाई दे रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि ये कितने बड़े लोक नायक थे, कितने बड़े सेना नायक थे और कितना उन्होंने काम किया। मुझे याद आता है संकेत, जब ब्रिगेडियर उस्मान की अंत्येष्टि हुई थी, जब वो अपनी लास्ट जर्नी पे थे, वो भी इसी तरह गन कैरेज पे उनका अंतिम यात्रा चल रही थी, उस समय भी पूरा दिल्ली, पूरे देश से लोग आए थे और इसी तरह का जन सैलाब देखा गया था। उनको भी इसी तरह लोगों ने प्यार से विदाई दी थी। और अगर आपको याद हो इतिहास में, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तब पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया था कि अगर आप हमारी सेना ज्वाइन करते हैं तो हम आपको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी का बनाएंगे। और उन्होंने पाकिस्तान को मना कर दिया था कि मैं जिस देश में पैदा हुआ हूं, मैं उसी देश की सेवा करूंगा, उसी मातृभूमि में उन्होंने शहादत हासिल की। दूसरी चीज देखिए, बहुत कम इस तरह के सर्विस चीफ या सीडीएस तो वो पहले प्रथम थे जो इतने पॉपुलर हुए, जिन्होंने इतना काम किया। बिपिन जोशी साहब भी सर्विस के दौरान उनका देहांत हुआ था, वो भी एक विजनरी थे। इंसिडेंटली दे शेयर दिस कॉमन नेम। और उनके निधन के बाद भी एक ऐसा वॉइड आया था भारतीय सेना में या लीडरशिप में, जो काफी सालों बाद पूरा हुआ। और बिपिन रावत साहब, मैं बड़े यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने उस गैप को या उस वॉइड को पूरा किया। जिस तरह से विजन, जिस तरह से उन्होंने दिशा और दशा जो फौज की थी, वो उसको बदली किया। जी ब्रिगेडियर दत्ता, अब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जो कि अब जनरल बिपिन रावत दिखाई दे को रहा है अलविदा करने
अलविदा कहने वहाँ पर एक हुजूम सा उमड़ गया है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम जो कि दिल्ली कैंट में है, वहाँ पर ये आखिरी सफ़र अब ख़त्म होने को है और जनता इस हर्ष वैन के एकदम पीछे पीछे चल रही है। जी अभिषेक, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि सेना में बहुत बार जब लोग उच्च पदों पर होते हैं, सर्वोच्च पदों पर होते हैं, लीडरशिप में होते हैं, तो तब चूंकि वो एक आधिकारिक स्थिति में होते हैं, तो तब हमें शायद एहसास नहीं होता है कि उनका कनेक्ट किस किस्म का है, क्योंकि वो किसी चुनाव में नहीं उतरते हैं, वो किसी भाषण में नहीं जाते हैं, किसी रैली में नहीं जाते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई कनेक्ट होता है। आज हम सुबह सुन रहे थे संकेत परिमल 2 लोगों के साथ बात कर रहे थे जो उनके घर के बाहर थे, वो बारामूला से आए थे। उन्होंने कहा कि हम बिपिन रावत साहब को इसलिए बहुत अच्छा और शानदार व्यक्ति मानते हैं कि हम बारामूला के रहने वाले हैं, हम तो वहाँ के सिविलियन हैं, नागरिक हैं, लेकिन जो रावत साहब थे वो हमारे बीच आते थे, वो जब भी वक्त निकलता था हमारे बीच आके बात करते थे, वो सेना के काम से वक्त निकालते थे। तो एक लीडरशिप के जो जितने भी पहलू होते हैं, और शायद यही वजह भी रही कि रावत साहब का जो करियर है वो एक किस्म से नए सिरे से ऊपर उठा, वो थल सेना अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद अब CDS बने। तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे दत्ता साहब से और आचार्य जी से कि किस किस्म की लीडरशिप का वॉइड अब उन्होंने जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, दत्ता साहब भी, आप भी। दत्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहता था कि ये ज़रूर है कि अब बिपिन रावत जी नहीं रहे, लेकिन जो CDS पद है उसकी किस किस्म की चुनौतियां थीं और वो सेट कर रहे थे बिपिन रावत साहब कि किस तरीके से ये एक तरीके से समन्वय का जो काम है वो अच्छे से हो सके, तो किस किस्म की चुनौतियां होती हैं इस पद पर बैठे व्यक्ति की, उसके बारे में हमें बताएं जरा। ये CDS पद का जो कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि मैं खुद कारगिल वॉर में रहा हूँ, तो ये जो सुब्रमण्यम कमेटी थी या कारगिल रिव्यू कमेटी थी, उसमें ये एक बहुत अहम रिकमेंडेशन थी कि हमारे यहाँ जब ट्राई सर्विस ऑपरेशंस होते हैं जहाँ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का समन्वय चाहिए, तो वहाँ कई बार कुछ डिलेज आती थी, कुछ फंक्शनल डिलेज थी, तो उससे ऑपरेशंस कुछ डिले हो जाया करते थे। तो ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक 5 स्टार जनरल होना चाहिए जो जिसका नाम CDS हो, और वो इन सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करे और जो इतने ऑपरेशनल इम्परेटिव्स हैं उनको एक साँचे में ढाल के उनको आगे वो ले जाए। हालांकि तकरीबन 20 साल लग गए इस अपॉइंटमेंट को इम्प्लीमेंट करने में, और इस सरकार ने इस अपॉइंटमेंट को अमली जामा पहनाया और हुआ। सबसे मुश्किल काम होता है, देखिए मॉन्टगोमरी हैड सेड वंस, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, सबसे मुश्किल काम ये है कि किसी के दिमाग में, किसी के जहन में वो आइडिया प्लांट करना, वो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि और वो जनरल बिपिन रावत ने बखूबी किया। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चेंज का विरोध होता है, उस चेंज में, बिकॉज लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं। तो जब उन्होंने थिएटराइजेशन की बात की, जब उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कॉन्सेप्ट की बात की, तो लोगों ने कहा कि ही इज डाउनसाइजिंग द आर्मी और ही इज अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, या इस तरह की बातें हुई। तब उन्होंने समझाया कि भाई अब, क्योंकि इफ यू हैव टू फाइट ए वॉर ऑफ टुमारो, यू कांट फाइट ए वॉर विद यस्टरडेज थिंकिंग। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि साहब आप चांद पे तो चले जाइए लेकिन ऑटो रिक्शा से जाना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने लोगों को एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया, एक डिस्कशन टेबल पे लाया, और उनके दिमाग में या उनके जहन में या उनकी सोच में इस चीज का उन्होंने बीज डाला कि थिएटराइजेशन ही आंसर है, जिस तरह का टैक्टिकल बैटल एरिया शेप लेता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था और ये उन्होंने बखूबी किया। और ये देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि तीनों सर्विस चीफ्स को, देखिए, he was also a 4-star general, but the advantage which he had was that he was the senior most service chief, and then later on he was appointed as CDS. तो CDS का काम बड़ा मुश्किल है। और आप ये देखिए, अमेरिकन आर्मी को देखिए आप, उनको 50 साल लग गए हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इन्होंने तो ये बीड़ा करीब 1.5-2 साल पहले ही शुरू किया था। हालांकि उन्होंने सोचना, जब वो सर्विस चीफ थे, सेनाध्यक्ष थे, तब से ही कर दिया था,
जी। लेकिन बतौर सीडीएस उन्होंने जब उसको एक शेप देनी चाहिए, एक उसको मोल्ड करना चाहा, तो ब्रिगेडियर दत्ता, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक बार अगर आप मुझे इजाजत दें, हमारे सहयोगी परिमल अब बरार स्क्वायर से हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। परिमल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये काफिला वहां बरार स्क्वायर पर पहुंचता हुआ, जो जनता का हुजूम हमने देखा वो भी पीछे पीछे चलता हुआ, और ये आखिरी विदाई देने के लिए अब जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों पे, ये काफिला अब पहुंच गया है। परिमल के पास वापस जाएंगे, लेकिन अभी अभिषेक थोड़ी देर पहले जो बात बोल रहे थे कि जब लोग फौज में होते हैं तब आपको अक्सर आप इस तरीके की लोकप्रियता राजनीतिक लोगों की के प्रति देखेंगे, सेलिब्रिटीज़ के प्रति देखेंगे, क्रिकेटर्स के प्रति देखेंगे, लेकिन फौजियों के प्रति दरअसल ये इस तरीके का जनता का हुजूम देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको एक और चीज़ बता दूं अभिषेक, उसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जब जनरल बिपिन रावत ने एक घोषणा की कि फूल बरसाए जाएंगे डॉक्टरों के लिए और जितना हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए, तो उस पर भी तमाम बातें हुई। और जब हमने ये सवाल पूछा आर्मी चीफ जनरल नरावने से, और जनरल बिपिन रावत ने भी अपने इंटरव्यूज में उन्होंने बोला कि अगर आप इस चीज़ को फिजूल समझते हैं तो फिर आप देश के इथॉस को नहीं समझते। अब देखिए, वो चीज़ ऐसी थी, उस पर बहस, लोकतंत्र है, हमें बहस बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन शायद वो एक ऐसी चीज़ फौज के माध्यम से कर गए जो कि लोगों को अपील की। ये कुछ उदाहरणों में से एक उदाहरण है। जैसे कि मैंने बोला, बहस का मुद्दा तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन आप एक फौजी अपने जीवन में क्या कर जाए और कैसे लोगों के दिल में घर कर जाए, ये शायद जनरल बिपिन रावत के जीवन से देखा जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ परिमल हैं जो मौजूद हैं वहाँ पर शमशान घाट पे। परिमल, आप क्या देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। परिमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? संकेत, मुझे लगता है परिमल तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। दत्ता साहब और अनुमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुमा जी, आज लोगों की हुजूम है, एक तरीके से इमोशन भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक ऐसा नायक उन्होंने खोया है। संकेत, आज दिन भर बहुत सारे, राजीव जो हमारे साथी हैं, राजीव रंजन, उनसे भी दिन भर बात हो रही थी, कल भी बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि देखिए, ये एक ऐसे लीडर भी थे जिनके देश में जो पिछले कुछ वक्त में जो बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, इनके बारे में अभिषेक एक बार वापस आते हैं। ऐसा बताया जा रहा है, हमारी सहयोगी नीता शर्मा बरार स्क्वायर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता जी, अगर आप बता सकें कि वहां इस समय क्या हो रहा है, क्या काफिला पहुंच गया, हर्ष वैन बरार स्क्वायर पहुंच गई? जी संकेत, जो काफिला है वो ऑलमोस्ट बरार स्क्वायर पहुंच गया है, अराउंड द कॉर्नर है एज पर टाइम टेबल। जो है आपको अगर सुनाई दे रहा हो, कैमरा पर्सन जो है वो आपको शॉट्स दे रहे होंगे, दूर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बैंड है उसकी आवाज आनी शुरू हो गई है। जनरल साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक शेड्यूल निकाला था और जो उसके टाइम पर 3:30 पर उसे यहाँ पहुंचना था, तो एज पर शेड्यूल अभी कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। 3:30 से 4 बजे तक रीथ लेइंग सेरेमनी जो है वो स्टार्ट होने का जो है वो उस प्रोग्राम में लिस्टेड था, लेकिन अभी जो है जो ट्रक है कैरिंग जनरल साहब की जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँच गया है। एक प्रोटोकॉल के तहत उसे यहाँ पे लाया जा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल समझाऊं संकेत, उसमें सेरेमोनियल बैटरी ऑफ 2233 फील्ड रेजिमेंट है जो उन्हें गन कैरेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। 99 ऑल रैंक्स जो हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो मेंबर्स हैं, ट्रायल सर्विसेज बैंड जो है फॉर्म कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द एस्कॉर्ट।
टोटल ऑफ 800 सर्विस पर्सनल जो हैं वो अटेंडेंस में है सीडीएस साहब के, सीडीएस जनरल साहब के, बिपिन रावत साहब के, और टोटल इन्हें 17 गन सैल्यूट जो है वो दिया जाएगा एज पर लेड डाउन प्रोटोकॉल फॉर द सीडीएस एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन संविधान के तहत उन्हें 17 गन सैल्यूट जो हैं दिए जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि उसके बाद जो है लास्ट पोस्ट राउस जो ट्राई सर्विसेज ब्यूगलर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अंतिम संस्कार जो है वो शुरू करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे। जी बिल्कुल, हम नीता शर्मा जो हमारी सहयोगी हैं जैसे बात कर रही हैं, हम पीछे वो जो बैंड है उसकी आवाज़ हम तक सुनाई दे रही है। जी नीता, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये एज पर जो सीडीएस के लिए अकॉर्डेड है वो 17 गन सैल्यूट का जो प्रोटोकॉल है वो है, और उसके बाद जो ब्यूगलर्स हैं 2 लास्ट पोस्ट और राउस जो ट्राई सर्विसेज ब्यूगलर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लास्ट राइट्स परफॉर्म करेंगे। एक काफी इमोशनल माहौल है यहाँ पर संकेत, यहाँ पर फॉरेन डिग्निटरीज जो हैं वो भी पहुंचे हैं, लोकल्स उत्तराखंड से काफी लोग यहाँ पर आए हैं लास्ट अपना गुड बाय कहने के लिए जनरल साहब को। अगर मैं आपको बता सकूं कि जो इंडियन फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जनरल साहब जो हैं वो इंटीग्रेटेड चीफ थे, इंटीग्रेटेड कमांड को वो हेड करते थे, तो उनका जो लियाजन था वो फॉरेन डिग्निटरीज चाहे फॉरेन सर्विसेज हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके साथ भी रहता था। तो उसके चलते काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं अशोक महाले को एक बार फिर से बताऊंगी कि वो सामने दिखाए कि किस तरह से यहाँ से जो उनका पार्थिव शरीर है वो अंदर जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी जो उनके नियर एंड डियर वंस हैं, साथ में कई फॉरेन सर्विसेज से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कई जो नेशनल डिफेंस कॉलेज था, जनरल साहब के साथ कई लोगों ने जो है कोर्स भी जिन्होंने किया था, जिनमें एडमिरल रविंद्रा हैं जो फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं श्रीलंका के, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो उनके काफी घनिष्ठ मित्र भी बताए जाते हैं। साथ में जनरल शिवेंद्रा सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड कमांडर ऑफ श्रीलंकन आर्मी, वो भी बताया जाता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भूटान से भी जो ब्रिगेडियर दोरजी हैं, डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशंस ऑफिसर रॉयल भूटान आर्मी के, वो भूटान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेपाल से ये सभी फ्रेंडली नेशंस हैं संकेत, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं और अपने दोस्त को जो है आखिरी बार गुड बाय करने आए हैं। सामने से अगर आप देख पा रहे हो तो जो काफिला है वो धीरे धीरे पहुंच रहा है यहाँ पर। जनरल साहब की जो एक खुद की पर्सनालिटी थी वो खुले दिल के थे और लोगों से बहुत मिलनसार थे, लोगों को इजीली जो है इन्फ्लुएंस भी कर लेते थे, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिटिसिज्म से बचते नहीं थे, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत अच्छे से लोगों को बताते थे, क्रिटिसिज्म सुनते थे और फिर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते थे। कई बार जो कश्मीर के इलाकों में मैंने उनकी जो राय है उसके बारे में सुना है, कई बार उनसे इत्तेफाक नहीं रखा है, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। हमने देखा कि उनके टेन्योर में जो अरुणाचल जो ईस्टर्न साइड है, चाहे चाइना का इशू रहा हो, वहां पर भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको लेकर उनकी एक अप्रोच थी, आर्मी को लेकर, एयरफोर्स को लेकर और नेवी को लेकर क्लैरिटी थी उनके थॉट में। यही वजह है कि वो काफी नजदीक बताए जाते थे। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी उनके काफी अच्छे मित्र बताए जाते हैं। दोनों उत्तराखंड से भी हैं, लेकिन कल जब उनका पार्थिव शरीर वहां टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचा था तो देखने से ही पता चल रहा था कि एक जो धक्का एक इंसान को लगता है कि जब वो अपना मित्र खो देता है, वो एनएसए के चेहरे पे भी देखने को मिल रहा था। वहां पे हालांकि काफी और डिग्निटरीज भी जो थे वो आए हुए थे, वीवीआईपीज आए हुए थे, जिनमें प्रधानमंत्री खुद शामिल थे। प्रधानमंत्री ने जब जाके जनरल साहब की बेटियों से रूबरू हुए तो उनकी जो छोटी बेटी है वो ऑलमोस्ट रो पड़ी। एज अ डॉटर अगर मैं आपसे बात करूं संकेत,
कि दोनों पेरेंट्स को एकदम से खो देना बहुत बड़ा झटका होता है किसी भी बेटी के लिए। तो जितने भी लोग वहां पर आए थे वो बेशक से उनसे सिंपथाइज कर रहे थे, अभी बहुत लोग हैं उनके आसपास, लेकिन सोच के डर लगता है कि सडनली तुम्हारी दुनिया जो है वो बदल जाती है, तुम्हारे दोनों पेरेंट्स चले जाते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उन्होंने भी उनकी बेटियों से बात की और बाकी के जो बच्चे थे जो जिनके परिजन आए हुए थे उन लोगों को भी सांत्वना दी। अभी जो है जनरल साहब का जो काफिला है वो बरार स्क्वायर पहुंच चुका है। अगर आप सुन पा रहे हो तो बैंड की आवाज भी अब यहाँ तक धीरे धीरे पास आ रही है। संकेत, बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम बात नीता ने, हमारी सहयोगी ने बोली कि एकदम से उस परिवार पर आप सोचिए, या सिर्फ जनरल रावत के परिवार की ही क्यों नीता, यहाँ पर आप देखिए 13 लोग मेरे को फोन कर रहा है एक झटके में, कैसा ये किस्मत का खेल इस तरीके का है कि एक झटके में जहाँ सब कुछ समान था, एक छोटी सी फ्लाइट जो कि मात्र 20 मिनट की फ्लाइट थी जिसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन उस जरा सी फ्लाइट में ऐसा हादसा हुआ कि 13 परिवार बर्बाद हुए। और जनरल रावत के केस में जैसे कि नीता अभी बता रही थी कि कंधा देने के लिए कोई एक माँ या बाप भी नहीं, दोनों ही इस हादसे का शिकार हो गए। उस परिवार के बारे में अगर सोचें, शायद इसीलिए जैसे कि नीता बता रही थी कि जितने भी लोग वहाँ पहुँचे कल, उन्होंने परिवारजनों से ज़रूर बात की। बहरहाल जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, अब काफिला धीरे धीरे बढ़ते हुए बरार स्क्वायर की ओर जनरल को आखिरी अलविदा कहते हुए लोग और तीनों सेवाओं के लोग
उल्टा कैमरा रख भाई मिस्टर ये तस्वीरें आपके सामने अंतिम विदाई देते हुए डिफेंस फोर्सेस के जवान और ऑफिसर्स जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर अब बरार स्क्वायर पहुंच गया है इस अंतिम विदाई के लिए। ये वो जगह है बरार स्क्वायर में जहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाता है मुखाग्नि देने से पहले। यहाँ पर ये कॉफिन रखा जाएगा, उसके बाद आखिरी बार परिवारजन और जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं वो सल्यूट देंगे, सलामी देंगे।